हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर स्टडी पॉइंट में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 14 फरवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, स्कॉटलैंड, इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की है। और ये कब से कब तक चला? ये 9 से 11 फरवरी के मध्य तक चला था। और अगर इसके बारे में बात करें तो भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? वो लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था प्लास्टिक मुक्त प्लास्टिक करना इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। जो समुद्र में जो प्लास्टिक जाती है उसको मुक्त करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और अगर प्लास्टिक मुक्त की भारत की बात करें तो इसने कब का लक्ष्य रखा है? वो रखा था 2022 का। भारत ने प्लास्टिक मुक्त का लक्ष्य कब रखा था? 2022 तक का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो स्कॉटलैंड इसने किसकी अध्यक्षता की थी? इसने कोप 26 की अध्यक्षता की थी। और इजिप्ट ये कोप 27 की अध्यक्षता करने वाला है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का मनाया गया। ऑप्शन है 10 फरवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी, 2 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 11 फरवरी। दोस्तों ये 11 फरवरी को ये दिवस मनाया गया है। और अगर इसका थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? समानता, विविधता और समावेश, जल हमें एकजुट करता है। ये इसकी थीम थी दोस्तों। ये इसकी थीम लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी थीम थी समानता, विविधता और समावेश, जल हमें एकजुट करता है। दोस्तों ये इसकी थीम थी। अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता, ये इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है, इसका ऑप्शन है इस्तांबुल टर्की, कीव यूक्रेन, मुंबई भारत, मॉस्को रूस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इस्तांबुल टर्की। ये इसका सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। दोस्तों अगर सेकंड की बात करें तो वो बना है रूस सेकंड पायदान पर आया है भीड़ भाड़ वाले शहरों में। और रूस का मॉस्को शहर। और अगर कीव की बात करें तो ये थर्ड रहा है भीड़ भाड़ में। अगर मुंबई की बात करें तो ये फिफ्थ पायदान पर रहा है सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इस्तांबुल, जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन के मध्य स्थित है। एक तरफ मेडिटेरियन सी और एक तरफ ब्लैक सी, इसके साथ सीमा लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो इसका ऑप्शन है ऋषभ पंत, डेरिल मिशेल, केन विलियमसन और काइल जेमिसन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केन विलियमसन। केन विलियमसन ने दोस्तों यानी कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने। और अगर अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ऋषभ पंत ने क्या जीता है? यही जीता 15वीं ESPN में सर्वश्रेष्ठ बैटिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ बैटिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है ऋषभ पंत ने। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन मारे थे। अगली साल हुआ था, पिछले साल सॉरी 2021 में।
उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन मारे थे, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। और अगर डेरिल मिशेल की बात करें तो इन्हें क्रिकेट आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है इन्हें। आईसीसी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है इन्हें। और केन विलियमसन को अभी कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें मिला है, इसका राइट आंसर यही है। और काइल जेमिसन को क्या मिला है दोस्तों, इन्हें बॉलिंग के लिए इफ्को यानी क्रिक इन्फो का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग ऑफ द ईयर मिला है इन्हें। और किसको मिला है इनको, ये कहाँ के हैं ये दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के हैं। और केन विलियमसन भी न्यूजीलैंड के हैं, डेरिल मिशेल ये भी न्यूजीलैंड के हैं, और ऋषभ पंत है वो दोस्तों वो भारत के हैं। और दोस्तों एक और मिला है रॉबी ओली रॉबिन्सन को, इन्हें मिला है ड्यू टेंट ऑफ द ईयर। जो ओली रॉबिन्सन है दोस्तों, इन्हें मिला है 15वें क्रिक इन्फो में। किसका मिला है, ड्यू टेंट ऑफ द ईयर। दो 2021। और अगर इनकी बात करें, ये ओली रॉबिन्सन ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर कंपनी का 2,845 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने इसका अधिग्रहण किया है। और कितने रुपए में किया है, वो किया है 2,845 करोड़ रुपए में। और इसकी 40% हिस्सेदारी किसने खरीदी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। और दोस्तों अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसकी अभी हिस्सेदारी खरीदी थी, उसने खरीदी थी जो बिलियर्ड गेम पब्लिशर कंपनी थी उसकी। बिलियर्ड जो ये क्या थी, ये गेम पब्लिशर कंपनी थी, इसकी हिस्सेदारी खरीदी थी इसने। और अगर गूगल की बात करें तो गूगल की जो इसने क्या खरीदा था, ये सिंपलीफाई कंपनी को अधिग्रहण किया था। ये क्या था, ये इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप था जो दोस्तों सिंपलीफाई था। ये एक इजरायली बेस्ड कंपनी थी, ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित थी। इसका अधिग्रहण किसने किया था, गूगल ने किया। अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा ने क्या किया है दोस्तों, इसने ऑल इस इंडिया, इसने क्या खरीदा है, ऑल इस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी को खरीदा है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी को खरीदा है इसने। चलिए दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है यानी ऑप्शन है खारबूड़ सुरंग, अटल सुरंग, चेनानी, नेसरी सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अटल सुरंग। दोस्तों ये अटल सुरंग को किसमें यानी 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है। और अगर इसकी मान्यता की बात करें तो इसे किसने दी है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको मान्यता दी है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, अटल सुरंग ये कहाँ पे है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर इसकी श्रेणी की बात करें तो ये किस श्रेणी में आती है, ये आती है पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में। और अगर इसकी बात करें ये किस किस को जोड़ती है, तो ये लेह मनाली को जोड़ती है, लेह मनाली को जोड़ती है। और अगर दोस्तों अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो ये चेनानी और नैसारी सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और पीर पंजाल रेलवे सुरंग ये कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसकी बात करें तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। और ये पीर पंजाल रेलवे सुरंग ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में। अगर कारबुड़ सुरंग की बात करें तो ये कहाँ दोस्तों, ये है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के में स्थित है ये, महाराष्ट्र में। और अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, ये है अटल सुरंग। अगर दोस्तों अगर इसकी नींव की बात करें तो इसकी नींव का रखी गई थी 2017 में, इसकी नींव रखी गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है सागरिका घोष, किरण बेदी, जयंत घोष, रस्किन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सागरिका घोष, इसका राइट आंसर है। इन्होंने यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें, किरण बेदी, किरण बेदी ने दोस्तों अभी कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो लिखी थी फेयरलेस गवर्नेंस, फेयरलेस गवर्नेंस इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और जयंत घोष की बात करें तो जयंत घोष ने दोस्तों भी कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी ममता बियॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं दोस्तों सागरिका घोष, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है एस किशोर, संजय मल्होत्रा, प्रदीप शाह, एन चंद्रशेखरन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एन चंद्रशेखरन। और इनकी बात करें तो इनका कार्यकाल दोस्तों फरवरी 2022 में समाप्त होने वाला था, लेकिन जो टाटा सन्स कंपनी है इन्होंने इनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब इनका कार्यकाल 2027 तक हो गया है। कब तक हो गया? 2027 फरवरी तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगर दोस्तों टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और अगर इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो एन चंद्रशेखरन जी हैं। और दोस्तों अगर यानी अदर ऑप्शन की बात करें तो एस किशोर हैं। एस किशोर ये दोस्तों कौन है? ये एसएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अभी। और संजय मल्होत्रा जी हैं, तो ये कौन है दोस्तों? ये वित्तीय सेवा विभाग के अध्यक्ष हैं, वित्तीय सेवा विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। और प्रदीप शाह हैं, ये कौन है दोस्तों? ये फाइजर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, फाइजर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों मैंने इसकी स्थापना और मुख्यालय बता दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1868 में। 1868 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, और इसका मुख्यालय है वो है इसका मुंबई में। दोस्तों ये देखिए, ये है एन चंद्रशेखरन, इनको कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 को वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 46, 101, 83, 66। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 46वें स्थान पर रहा है भारत। कितने स्थान पर? 46वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों अगर इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। इसका आकलन किस आधार पर किया जाता है? 5 पैमानों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से? चुनाव प्रक्रिया, सरकार की कार्यशैली, और राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी। ये इसके 5 प्रकार हैं जिस पर लोकतंत्र सूचकांक दिया जाता है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसमें नंबरिंग कितने पर दी जाती है? रैंक आधार कितने अंकों पर तय की जाती है? वो की जाती है 1 से 10 अंकों तक। और जिसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है नॉर्वे रहा है, और उसका कितना अंक है? 9.75 अंक है। और सेकंड स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? वो रहा है न्यूजीलैंड। इसका अगर स्कोर की बात करें, इसका स्कोर कितना रहा है? 9.75
37%, यानी 37 रहा है इसका अंक। और थर्ड स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? थर्ड स्थान पर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड, इसका अंक कितना है? 9.27। और 46वें नंबर पे जो भारत है, इसका रैंक कितना है? इसका अंक कितना है? 6.91 इसके अंक हैं। चलिए दोस्तों, अब अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अदर ऑप्शन है 101 में भारत कितने पर रहा है? भुखमरी इंडेक्स में रहा है। भुखमरी इंडेक्स में 101वें स्थान पर। 83वें स्थान पर रहा है हेनले पासपोर्ट Q1 के आधार पर। भारत कितने पर आया? 83वें स्थान पर। पासपोर्ट में भारत का 83वां स्थान रहा है। और 66 में कौन से रैंक में रहा है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 66वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों 46वें स्थान पर भारत रहा है, तो इसमें भारत की कितनी रैंक आई है? भारत के कितने अंक है? 6.91 अंक हैं दोस्तों। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे। फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे, जिसका अंक है 9.75। बस इतना ही याद रखना है। चलिए दोस्तों, बात ये लोकतंत्र सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अगर इसके EIU के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर की लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत बरकरार रखी है? ऑप्शन है 4% और 4.9%, 3.5%, 5.6%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4% रखा है। 4% इसकी रेपो रेट रखी है। दोस्तों अगर रेपो रेट की बात करें, ये होता क्या है? जो RBI है, जो कमर्शियल बैंकों को जो लोन देती है, वो जिस पर वो इंटरेस्ट वसूलती है ना, यानी जैसे यानी ब्याज बोलते हैं, जो ब्याज जिस दर से लगाती है उसे हम रिवर्स यानी रेपो रेट बोलते हैं। जो कर्ज देती है वो 4% की दर से देती है। और जो दोस्तों अगर जो बैंकों से ये कर्ज लेती है, तो इन्हें ब्याज कितना देती है? 3.35%। इसे क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और जो रेपो रेट है उसकी दर कितनी रखी है? ये 4% रखी है। और दोस्तों ये लगातार 10वीं वर्ष यानी 10वीं बार ये यही रेट रखी गई है इसकी। दोस्तों अगर RBI के बारे में बात करें तो RBI का स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों इसके अधिनियम के बारे में बात करें, इसका अधिनियम कब आया था? इसका अधिनियम आया था 1934 में। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में। और गवर्नर की बात करें तो इसका गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? वो है शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। और सिफारिश की बात करें तो ये किस सिफारिश पर है इसका इसकी स्थापना हुई थी? वो हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर है भारत के। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों को यानी शेयर करें मेरी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये बहुत से लोगों के पास हमारी जो वीडियो है वो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, यानी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को शेयर करना है।